Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. So as you can see that we are going to start our next part, which is history. So we are here to discuss our first chapter, India and the world, when, where and how. So in the previous chapter we have studied how man become a food producer from a hunter. हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था या ये पढ़ा था कि कैसे आदमी एक हंटर से, शिकारी से फूड प्रोड्यूसर बना। मतलब उसने फार्मिंग करना सीखा, फार्मिंग के नए नए मेथड सीखे, फसल उगानी सीखी, महाजनपदास के बारे में ट्राई किया। वी हैव स्टडीड हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 8th century AD. हमने अभी तक लास्ट क्लास में सिर्फ हिस्ट्री 8th century तक स्टडी की थी, लेकिन हम इस क्लास में मीन्स हम 7th क्लास में ये स्टडी करेंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, जो स्टार्ट होगी 8th century से और एंड होगी 18th century. मीन्स वी कैन से दैट वी विल स्टडी अबाउट द मेडाइवल पीरियड. वेयर डिड पीपल लिव? हमने प्रीवियस क्लास में ये स्टडी किया था कि लोग पहले नदी किनारे रहते थे ताकि उनकी जो डेली यूज़ के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाती थी. उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था वाटर. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, कॉन्टिनेंट में ज़्यादा लोग रहने लगे, सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडिया में, वैसे वैसे लोगों ने नदी से थोड़ा सा दूर पर भी अपने घर बसाने स्टार्ट कर दिए. जहाँ पहले वो सिर्फ नदी के किनारे रहते थे, अब वो नदी से दूर रहना भी उन्होंने स्टार्ट किया. When? So, although the history of our country in the world is divided into 3 major periods, अभी तक हमें ये पता ही है कि जो हिस्ट्री है वो हमारी 3 periods में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज एंशियंट, सेकेंड इज मेडाइवल एंड थर्ड वन इज मॉडर्न. लेकिन हमें कोई डेफिनेट डेट नहीं पता कि इससे लेकर के इस डेट तक ये पीरियड चला था. सो वी कैन से द वर्ड मिडाइवल मीन्स द टाइम इन द मिडिल. द डिफरेंट पीरियड्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ये मिडाइवल पीरियड अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेट पे है. इफ वी थिंक अबाउट द यूरोप, देन दिस पीरियड इज फ्रॉम 500 AD to 1500 AD. बट इन इंडिया द मिडाइवल पीरियड इज आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा. मीन्स व्हेन हर्षवर्धना की डेथ हुई थी उसके बाद से हमारा मेडाइवल पीरियड स्टार्ट हुआ. मीन्स 8th century से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 18th century. मतलब ये पूरे 1000 साल चला था. लेकिन अगर हम ये पीरियड देखें तो ये एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के एकदम बीच का है. इसीलिए इसमें हिंदू और इस्लामिक कल्चर का बहुत ज़्यादा कॉम्बो देखने को मिलता है, एक फ्यूजन देखने को मिलता है. चेंजेस इन द 8th and the 18th century. हमने ये देखा कि जब हमारे 8th century में ये मेडाइवल पीरियड स्टार्ट हुआ था, 18th century में एंड हुआ. जब 8th century में स्टार्ट हुआ था तब कुछ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस हमें देखने को मिले. उसी तरीके से जब 18th century मतलब जब मेडाइवल पीरियड एंड अप हुआ तब भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, जिनमें से थे मुगल एम्पायर का टूटना, मराठास का डिक्लाइन और ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना. ये सब कुछ जब मेडाइवल पीरियड एंड हुआ था, मीन्स 18th century में हुआ था. इन द 8th century AD, जब 8th century की बात करें, हर्षवर्धना एक राजा था. उसकी जब डेथ हुई थी तब 8th century थी. राजपूत ने नॉर्थन इंडिया में पूरी तरीके से अपने छोटे छोटे स्टेट्स बना लिए थे और वो एक दूसरे से लड़ रहे थे. अगर सोशली देखें तो उस टाइम कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया था. कड़ा मीन्स मतलब कोई उसे झुटला नहीं सकता था, चेंज नहीं कर सकता था. सब लोग कास्ट को बहुत ज़्यादा मानते थे. वुमेन की जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी. बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, वी कैन से सती प्रथा, पर्दा सिस्टम और भी कुछ ऐसे एविल्स उस टाइम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चल रहे थे. इस्लाम धर्म, मुस्लिम्स का जो धर्म था वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत जल्दी फैल रहा था. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडाइवल पीरियड.
मेडाइवल पीरियड के हम ऐसे इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल। अगर हम मतलब मेडाइवल पीरियड में हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल मटेरियल मिले थे जो एंशियंट पीरियड में हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, वही मेडाइवल पीरियड में हमारे पास अवेलेबल हो चुके थे। The languages like Hindi and Urdu which we speak today developed and prospered a lot during this period. जो लैंग्वेज हम आज यूज़ करते हैं, हिंदी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर अस स्पेशली फॉर इंडियंस, और उर्दू जो अब इतनी नहीं यूज़ होती लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। बहुत सारे सोशल रिलीजियस कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स इस टाइम पे नए नए स्टार्ट हुए थे। नया कल्चर डेवलप हुआ था जो कि हिंदुइज्म और मुस्लिम कल्चर का मिक्स था। इसी के आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, लिटरेचर ये सब मिडाइवल पीरियड में लॉन्च हुए थे। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें मिडाइवल पीरियड की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आज है वो आई कहाँ से, मतलब क्या सोर्स थे जिनसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारी हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत ही कम है, लेकिन जो भी है वो काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ऐसे हमारे पास काफ़ी हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो हमें इस पीरियड की एक क्लियर पिक्चर शो करते हैं। इन सोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फर्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। किसी भी हार्ड सरफेस रॉक पर जब कुछ खोद के लिखा जाता है उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। जो ऐसा कुछ लिखा गया हो जिससे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले वो इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स, स्टोन्स, कॉपर की प्लेट्स पर, स्टोन्स पत्थरों पर, रोक चट्टानों पर, टेम्पल की दीवारों पर, ईंटों पर, गाँव में, शहरों में, ये सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम पे लोगों के लाइफ के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, पुराने प्राचीन मंदिर, मस्जिद, फोर्ट, मकबरे और महल, ये सब कुछ हमें बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। टेम्पल्स की हम बात करें तो खाजुराहो, कोणार्क, माउंट आबू के टेम्पल्स। मॉस्क्यूज की बात करें या मॉस्क की बात करें तो जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। फोर्ट, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट। टॉम्ब एंड पैलेसेस की बात करें तो जैसलमेर, जयपुर एंड जोधपुर। ओके, सो लास्ट इज coins. Coins give us information regarding the dates and names of the various rulers. Coins हमें information देते हैं कि वो जो coins हो उस पर जब भी वो in use थे तब क्या डेट चल रही थी या उस टाइम पे कौन सा रूलर रूल कर रहा था, तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कॉइन्स से मिलती है। और वो हमें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताते हैं। इफ़ द कॉइन्स यूज्ड एट दैट टाइम वर ऑफ गोल्ड देन द इकोनॉमिक कंडीशन वॉज वेरी वेल, बट इफ़ द कॉइन्स आर ऑफ कॉपर और एनी अदर inexpensive metal then we can say that the economic condition was not very good. Okay, so these are the coin you can see here. Then literary sources, the written sources are known as literary sources. जितनी भी उस टाइम पे बुक्स ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे वो सारे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज इस पीरियड के हमें बताते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके के धार्मिक काम हुए थे या क्या क्या क्लासिकल टेक्स्ट लिखे गए थे, जैसे स्मृतिज, धर्मसूत्रास, पुराण्स, जो हमें मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी या उस टाइम के विज्ञान के बारे में बताते हैं। लिटरेचर के बारे में, ड्रामा, उस टाइम की कहानियाँ, उस टाइम पे कौन कौन से फोक सॉन्ग्स या डांस फेमस थे, या फिर कुछ उनमें से ये कह सकते हैं कथा सरित सागर या बृहत कथा कोश, कुछ ऐसे फेमस संस्कृत कंपोजिशन थे। राजा तरंगिणी जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था, इसे जिसने लिखा था उनका नाम था कल्हना। पृथ्वीराज रासो जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा था, ये भी एक बहुत ही फेमस बुक थी जिससे हमें वहाँ का मिलिट्री
मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, इंडिया के बारे में पता लगा था। और ये पता लगा था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कितने बहादुर थे। मुस्लिम रूलर्स पैटर्नाइज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ देयर पीरियड मेनली इन पर्शियन। जो मुस्लिम्स राजाओं की हिस्ट्री लिखी गई थी वो सारी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। जो उस टाइम पे स्पेशल बुक्स थी वो थी तहकीक हिंद, बरानी, तारीख फिरोज शाही, अबुल फजल, ऐने अकबरी, अकबरनामा, बदौनी, मुंता काबुल, तवारिश एंड अब्दुल हामिद लाहौरी, नामा। सम ऑफ द रूलर्स ऑल्सो रोट देयर ऑटोबायोग्राफीज। कुछ रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी हिस्ट्री, उनके टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था। कुछ ऐसे थे फिरोज शाह तुगलक, फुतुह ए फिरोज शाही, बाबर, तुजुक ए बाबरी, जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी। So our next topic is and the next part of literary sources are foreign travelers account. The travelogue of foreigners, travelogue हम कह सकते हैं वो बुक जिसमें फॉरेनर्स जब कहीं किसी कंट्री में घूमने जाते हैं तो उसके बारे में, उनके ट्रैवल में जो जो भी हुआ, चाहे वहाँ की हिस्ट्री या वहाँ पे प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में, वो जिस बुक में सब कुछ लिखते हैं उसे ट्रैवलॉग कहा जाता है। तो उन्हीं फॉरेनर्स जो मिडावल पीरियड के टाइम पे इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस के बारे में लिखा था, उन्हें फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट बोलते हैं। सो सम ऑफ देम दिस अकाउंट्स आर इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़्ज़ाक, राल्फ फिच, बर्नियर एंड ट्रैवेनियर। Another important literary sources of this period are Fairmon's imperial decrees, orders and correspondence of the king. Means जो राजा थे उनकी जीवनी के बारे में जो भी लिखा जाता था उसे भी हम इसी सोर्स में पढ़ते हैं। India's relation with foreign lands. हम बात करें मेडावल पीरियड की, तो मेडावल पीरियड में मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इंडिया ने बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट्स बना लिए थे बहुत सारे फॉरेन लैंड से। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल सच एज द अरब्स, तुर्क, मंगोल, चाइनीज एंड द यूरोपियंस। बहुत सारे फॉरेन लैंड से भी और वहाँ रह रहे लोगों से भी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अरब से, तुर्क से, मंगोल, चाइनीज़, इन सब से, यूरोपियन से भी। और वो इंडिया पे इन सारी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन था, उनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस, उनका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा था इंडिया पे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरब्स की। जब 7th सेंचुरी थी, अरब्स ने अपना पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया था जिसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ रहा था। Firstly, secondly and thirdly, we will discuss 3 point of views. So first one is the Arab extend their power through Islam which emerged in the 7th century. अरब्स ने अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जब इस्लाम लॉन्च हुआ था। लॉन्च किसने किया था? प्रॉफिट मोहम्मद ने। और इसके बाद जो अरब्स थे वो एक बहुत ही बड़ी पावरफुल फोर्स बन करके सामने आए, चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्योंकि इस्लाम लॉन्च हुआ था जो मुस्लिम्स का बहुत ही बड़ा धर्म माना जाता है, और पॉलिटिकली भी देखें तो वो एक बहुत ही बड़ी फोर्स तैयार हो चुकी थी। सेकेंडली, द अरब एक्सटेंड देयर पावर थ्रू कन्क्वेस्ट। अगर हम बात करें तो अरब्स ने बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनको अरब्स ने अपने अंडर कर लिया था, हथियार लिया था। फॉर एग्जाम्पल ईरान, इराक, टर्की, साइरिया, जॉर्डान, इजिप्ट एंड सिंध। सिंध कहाँ पर था? इंडिया में, जो अब पाकिस्तान का एक पार्ट है। दे स्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर। उनका एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बन चुका था इन सब कंट्रीज को हथियाने के बाद। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई थी, उनके जो सक्सेसर्स थे, मीन्स उनके बाद जो राजा बने, उन्हें बोला गया था कैलिप्स। वो बिलोंग करते थे उमायद और अब्बासिद डायनेस्टी से। उन्होंने यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका पर भी कब्जा किया था। इस
कैलिप्स के टाइम पे मीन्स जो सक्सेसर थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उस टाइम पे कुछ सेंटर ऑफ लर्निंग सामने आए थे, मतलब कुछ ऐसी जगह जहाँ पर लोग इस धर्म के बारे में सीखने जाते हैं, वो थे हारून अल रशीद और बगदाद। Thirdly, the Arabs extended their power through commerce and trade also. अरब्स ने अपनी पावर बढ़ाने की सोची, कैसे? कॉमर्स के तरीके से, मीन्स नए नए बिजनेस करने के तरीके लाए, और उसके अलावा ट्रेड, व्यापार स्टार्ट किया। ट्रेड उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इनकी वजह से वो यूरोप, अफ्रीका और चाइना, इंडिया, ग्रीस, इन कॉन्टिनेंट और कंट्रीज के साथ में क्लोज कांटेक्ट स्टार्ट हो गया इनका, जिसकी वजह से उनके सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, कल्चर उनका और ज़्यादा निखर के आया, नॉलेज बढ़ी उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए थे। ये इन सब के बाद उन्होंने अपना खुद का सिविलाइजेशन बना लिया, खुद का एक एम्पायर क्रिएट किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी पावर बढ़ाई, और सारे जितने ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डान, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया, सिंध, इन सबको अपने अंडर कर लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द तुर्क्स। Turk established the Muslim empire in India. Being a warlike people, they were recruited by the caliphs in their army. तुर्क्स ने मुस्लिम एम्पायर स्टार्ट किया था इंडिया में, क्योंकि वो एक योद्धा थे, या योद्धा की तरह लोग थे जो युद्ध में लड़ते हैं, तो उन्हें कैलिप्स ने रिक्रूट किया था, मतलब अपने अंडर लिया था एज अ आर्मी। उन्हें हम किंग मेकर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में, गजनी और गोर। दे इस्टेब्लिश देयर होल्ड इवन ऑन, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था किस पर? पर्शिया, इराक, सीरिया, बाइजेंटीन एम्पायर। दे ऑल्सो अटैक्ड इंडिया, उन्होंने इंडिया पर भी अटैक किया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ, जिनके लीडर थे महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी। दे रूल्ड ओवर इंडिया, उन्होंने इंडिया पर रूल किया था तुर्क ने 1206 से लेके 1526 AD तक। द मोंगल्स वर अ बारबेरियस ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। Mongols डिस्ट्रॉय द ब्यूटीफुल सिटी, उन्होंने जो सिटीज थी बल्ख, बखारा, समरकांड, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। उन्होंने बगदाद पर भी अटैक किया था, और जो लास्ट खलीफा था, मीन्स आप समझ रहे हो ना, कैलिप्स जिसे हमने बोला था, उनका जो लास्ट रूलर था उसको मार दिया था, और उन्होंने उसके बाद कब्जा कर लिया था, या तुर्क से वो सारी उनकी जो डायनेस्टी है, जो उनका एम्पायर है वेस्ट एशिया में, वो छीन लिया था। इसीलिए उनको मास्टर कहा जाता था। उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी टेरिटरीज, मीन्स बहुत ही बड़ी बड़ी बाउंड्रीज पे अपना कब्जा जमा लिया था, अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया था, वेस्टर्न एशिया से लेके साउथर्न रशिया तक, सेंट्रल एशिया से लेके चाइना तक। उन्होंने चाइना पर कम से कम 1 साल तक राज किया था, इन द मिडल ऑफ 13th century टू द मिडल ऑफ 14th century। चाइना और वेस्टर्न एशिया के बीच में उन्होंने ट्रेड स्टार्ट करवाया था, और जिस रूट से वो ट्रेड होता था, जिस रास्ते से वो व्यापार किया जाता था, उसे सिल्क रूट नाम दिया गया, क्योंकि जो ट्रेड का जो मेन आइटम था वो था चाइनीज सिल्क। मंगोल्स पहली बार इंडिया में 1221 में आए थे, किसकी लीडरशिप में? चंगेज खान की लीडरशिप में। इस टाइम पे उन्होंने इंडिया पर अटैक किया था, और उन्होंने तुर्क के लास्ट राजा इब्राहिम लोदी को हराया था, और खुद का एम्पायर शुरू किया था 1526 में। कौन था उनका लीडर? बाबर। और बाबर कौन था? मुगल एम्पायर का, जिसने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था। लास्ट बट नॉट लीस्ट द यूरोपियन। पोर्टुगीज यूरोपियन के सबसे पहले थे जो इंडिया में आए थे। इसके बाद डच, ब्रिटिश और फ्रेंच आए थे, और इन सब यूरोपियंस का जिन्होंने इंडिया पर राज किया था, इनका इंडियन हिस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा और गहरा प्रभाव पड़ा है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हियर वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। बाय।